हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे मेडिवल इंडिया, और मेडिवल इंडिया में विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग वही देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न देखा जाए। प्रश्न कहता है यहाँ पर, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? फारसी यात्री है। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था। प्रश्न से ही प्रश्न बनाया जाता है और बीपीएससी का आदत रहा है शुरू से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं सोचिएगा। इस बार हो सकता है प्रश्न पहले की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा कठिन हो, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी के समतुल थोड़ा सा हल्का रहे, लेकिन आपके लिए बहुत कठिन होगा। जब तक आप किताबों का गहन अध्ययन नहीं किए रहेंगे तो फिर मुश्किल होगा। चलिए प्रश्न देखा जाए। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? किस राजा के शासनकाल? चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर इसका सी हो जाता है, देवराय द्वितीय के समय में आया था। 60 से 62 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसी समय यह प्रश्न पूछा हुआ है। फारस का यात्री था और देवराय द्वितीय के समय में यह भारत की यात्रा पर आया। देवराय द्वितीय की बात करें तो 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक इसका शासन रहा है, देवराय द्वितीय का यहाँ पर। और ये विजयनगर के सम्राट हैं। देवराय द्वितीय ये विजयनगर के सम्राट हो जाते हैं यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये अब्दुल रज्जाक जो है, अब्दुल रज्जाक यह तैमूर वंश के शासक शाहरुख का राजदूत बन के यहाँ पे आया था। तैमूर वंश का शासक शाहरुख का यह राजदूत बनकर भारत में आया था। राजदूत बन के भारत में आया था और भारत में आने के बाद विजयनगर के सम्राट देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। इसी के समय में भारत आया और इसने यानी कि अब्दुल रज्जाक ने भारत के बारे में देखा जाए तो विजयनगर के बारे में चर्चा किया। विजयनगर के स्थला कृतियों के बारे में वर्णन किया है। स्थला कृतियों के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद विजयनगर के प्रशासन का वर्णन किया है। विजयनगर के प्रशासन का वर्णन किया है और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो विजयनगर का जो अस्थाई जीवन है उसका उल्लेख किया है। इसने अस्थाई जो जीवन है, अस्थाई जीवन का उल्लेख किया है अपने ग्रंथों में। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक का कुछ ग्रंथ है। जैसे में हम लोग बात करें यहाँ पे तो इस ग्रंथ का नाम है मतला उश सदाइन। अब्दुल रज्जाक ने कुछ किताबें लिखी, जिस किताबों में, जिस ग्रंथों में उसने विजयनगर के स्थल के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में और उसके वहाँ के रहने वाले जो अस्थायी जीवन व्यतीत जो कर रहे थे उनके बारे में वर्णन किया है। मतला उश सदाइन ये उसका ग्रंथ हो जाता है। एक और किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं मज्म उल बहरीन। मज्म उल बहरीन ये ग्रंथ हो जाता है। यहाँ से प्रश्न रहता है, अक्सर रहता है, पूछा जा सकता है कि अब्दुल रज्जाक की कौन सी ग्रंथ है? मतला उश सदाइन है और मज्म उल बहरीन हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निकोलो कोंटी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो ये निकोलो कोंटी जो इटली का यात्री था, बीपीएससी ने पूछा हुआ है बस, यह इटली का यात्री था और विजयनगर के सम्राट देवराय प्रथम के समय में यह भारत आया। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। देवराय प्रथम के समय में यहाँ विजयनगर यह पहुँचता है। उसके बाद एक और यात्री है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है। इब्न बतूता
इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। यह मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का यात्री था। भारत में 1333 से लेकर के 47 तक यह यहाँ पर रहा है, यहाँ पर रहा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यहाँ पे भारत आया। और इब्न बतूता के बारे में पूछा जाता है, जो ग्रंथ है इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसने जो ग्रंथ लिखी उसका नाम है रेहला। रेहला ग्रंथ इसने लिखा इब्न बतूता ने। इब्न बतूता से सबसे ज़्यादा प्रभावित तुगलक वंश का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया। यही वजह था कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का यह काजी नियुक्त किया। और इतना ही नहीं, इसने राजदूत बना करके चीन भी भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर इसे चीन भी भेजा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। इनके समय में एक यात्री था जिसका नाम है बारबोसा। बारबोसा, और बारबोसा जो है यह एक पुर्तगाली यात्री है। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री हो जाता है, पुर्तगाली यात्री जो कृष्णदेव राय के दरबार में आता है, बारबोसा। और एक और भी है जिसका नाम है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस नाम है, डोमिंगो पायस। और डोमिंगो पायस भी एक पुर्तगाली यात्री होता है, पुर्तगाली यात्री। और ये दोनों लोग कृष्णदेव राय के दरबार में आते हैं। कृष्णदेव राय का ताल्लुक जो है वह तुलु वंश से है, तुलु वंश से है। कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, जिसके वजह से अष्टदिग्गज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है इनको। एक और भी हो जाएंगे, हम लोग चर्चा जब कर ही रहे तो उसका भी चर्चा कर दिया जाए। एक और यात्री रहते हैं जिनका नाम है नूनीज, जिनका नाम है नूनीज, नाम है नूनीज। यह एक पुर्तगाली घोड़ा का व्यापारी था। यह एक पुर्तगाली घोड़ा का व्यापारी था, घोड़ा का व्यापारी था यह व्यापारी। नूनीज अच्युत राय के दरबार में भारत आया। अच्युत राय के दरबार में यह भारत आया था इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। 32 नंबर। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन में हो जाएगा आपका लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। क्या हो जाएगा? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। ये सैयद वंश हो जाता है, यहाँ पे सैयद वंश हो जाएगा। सैयद वंश की स्थापना यहाँ पर खिज्र खां ने किया था। खिज्र खां ने किया था। सैयद वंश की स्थापना इसी ने किया था, सैयद वंश की स्थापना। कहा जाता है कि नासिरुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश का अंतिम सम्राट था, उसके बाद यहाँ पर गद्दी जो प्राप्त किया वो था खिज्र खां। और खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना यहाँ पर किया। खिज्र खां के बारे में कहा जाता है कि इसने कभी भी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। कभी भी इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पदवी
धारण इसने कभी नहीं किया, नहीं किया। और ना ही अपने नाम का सिक्का, और ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया, अपने नाम का सिक्का जारी किया, ना अपने नाम का सिक्का जारी किया। खिज्र वंश के बारे में कहा जाता है कि 1414 से लेकर के 1521 तक इसने शासन किया यहाँ पर, खिज्र खान। इसने सैयद वंश की स्थापना किया, इसने सैयद वंश की स्थापना इसने किया। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश ने शासन किया, और गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने शासन किया, खिलजी वंश ने। और खिलजी वंश के बाद यहाँ पर तुगलक वंश आया, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश हो जाता है। कभी कभी क्रम में भी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे कम समय के लिए शासन किया खिलजी ने, और सबसे अधिक समय के लिए, सबसे अधिक शासनकाल रहा वो तुगलक वंश का हो जाता है, अधिक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, जहां अब आगरा है? चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। क्या हो जाता है ऑप्शन में? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी हो जाता है। लोदी वंश की अगर बात किया जाए, लोदी वंश की, तो लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। यह लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, और यह अफ़गानी सुल्तान थे। ये लोग अफ़गानी थे। बहलोल लोदी ये अफ़गानी है, और यही वजह था कि अपने नाम का एक सिक्का जारी किया बहलोल लोदी ने, जिसको हम लोग बहलोल सिक्का कहते हैं। बहलोल सिक्का बहलोल लोदी ने जारी किया था, और इसी का पुत्र था सिकंदर, इसी का पुत्र था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बचपन का नाम था निज़ाम शाह। इसके बचपन का नाम था निज़ाम शाह नाम था सिकंदर लोदी का। आंसर सिकंदर लोदी इसमें होगा, है ना। और सिकंदर लोदी से संबंधित जो फैक्ट है, जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको यहाँ पे देख लीजिए, है ना। इसने आगरा शहर को बसाया, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया, और इसने नाप का एक पैमाना जारी किया, जिसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, जिसको हम लोग गज-ए सिकंदरी कहते हैं, गज-ए सिकंदरी कहते हैं। यह एक माप का पैमाना था, माप का पैमाना था यह। सिकंदर लोदी ने गरीब लोगों के लिए मुफ्त में खाने का प्रबंध किया। सिकंदर लोदी ने मुफ्त में खाने का प्रबंध किया निर्धन लोगों के लिए, निर्धन लोगों के लिए। और यह कविता का बहुत बड़ा प्रेमी था। यही वजह है कि सिकंदर लोदी गुरुमुखी में कविता लिखा करता था, गुरुमुखी में यह कविता लिखा करता था। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, और यही वजह है कि सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद पर एक किताबें लिखी। सिकंदर लोदी ने आयुर्वेद पर, इसने एक आयुर्वेद पर पुस्तक लिखी, जिसका नाम है फहरंगे सिकंदरी, जिसका नाम है फहरंगे सिकंदरी नाम है। इसने आयुर्वेद पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है फहरंगे सिकंदरी नाम है। और इसने गायन विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। यही वजह था कि गायन विद्या पर भी एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखी थी, जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी, जिसका नाम है लज्जत
ए सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी नाम होता है। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है आगरे में मृत्यु हो जाती है 1517 में यहाँ पर। अब हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कहा जाता है कि इसने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। 300 नगरों की स्थापना यहाँ पर की थी। फिरोज शाह तुगलक दीवान-ए-बंदगान यानी कि ये गुलाम विभाग का एक स्थापना किया, जिसको दीवान-ए-बंदगान कहा जाता है, बंदगान कहा जाता है। अपने समय में दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए थे, बाग ये लगवाए थे यहाँ पर 1200। और मोहम्मद बिन तुगलक, जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना किया। इसने दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना की। अमीर कोही, दीवान-ए-अमीर कोही यह कृषि विभाग हो जाता है। दीवान-ए-अमीर कोही यह कृषि विभाग हो जाता है। और इसी सुल्तान के समय में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत में इब्न बतूता आता है। इब्न बतूता भारत में आता है और यह मोरक्को का यात्री था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया और अपना राजदूत बना करके इसे चीन भेजा था। चलिए आगे देखा जाए। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया, जिसमें 4 राजवंश जो है, 4 राजवंश, इसे याद रखिएगा। संगम हो जाएगा, संगम वंश है। उसके बाद शालू हो जाएगा, शालू के बाद तुलु हो जाएगा, तुलु, और तुलु के बाद आरवेडू हो जाता है, आरवेडू। और यही तुलु वंश से ताल्लुकात था कृष्णदेवराय का। तुलु वंश के सबसे प्रतापी सम्राट थे कृष्णदेवराय, थे सबसे प्रतापी सम्राट थे। यानी कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाते हैं? हरिहर और बुक्का, जो दोनों भाई हैं, विद्यारण्य के प्रभाव से प्रभावित होकर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। देवराय प्रथम की बात किया जाए तो ये विजयनगर साम्राज्य का ये सम्राट थे। और इन्हीं के समय में इटली का एक यात्री निकोलो कोंटी भारत आया। निकोलो कोंटी इन्हीं के समय में भारत आया और यह इटली का यात्री था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध और एक नहरों का निर्माण करवाया। इसी ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाई और एक नहर का निर्माण करवाया। इसी ने नहर का निर्माण करवाया। उसके बाद हम लोग एक फैक्ट और भी देखें। देवराय द्वितीय की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो देवराय द्वितीय जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी सम्राट था, देवराय द्वितीय संगम का सबसे महान शासक था। और देवराय द्वितीय के समय में ही यहाँ पे अब्दुल रज्जाक भारत आया। और अब्दुल रज्जाक एक फारस का यात्री था। यह एक फारस का यात्री था। देवराय द्वितीय ने अपनी उपाधि गजबेटकर की धारण कर दी। गजबेटकर की उपाधि इसने धारण किया। गजबेटकर की, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकार करने वाला, हाथियों का शिकारी कहा जाता है। गजबेटकर का मतलब होता है, यानी कि देवराय द्वितीय ने यह उपाधि धारण की थी, गजबेटकर की। इसी ने उपाधि धारण किया था, गजबेटकर की। अच्छा, देवराय द्वितीय के समय में एक महान कवि थे जिनका नाम था श्रीनाथ। देवराय द्वितीय के समय में
यहाँ पर एक श्रीनाथ, एक तेलुगु कवि थे, तेलुगु कवि थे जो देवराय द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, देवराय द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। यह वीर नरसिंह राय की अगर बात करें तो वीर नरसिंह राय जो है यह तुलु वंश के संस्थापक थे। वीर नरसिंह देव यह तुलु वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने इसकी स्थापना 1505 से लेकर के और 1565 तक इन्होंने यह शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। 35 नंबर, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। जिसने बहमनियों से क्या किया? गोवा को छीना। 35 नंबर, हरिहर प्रथम या हरिहर द्वितीय? बुक्का प्रथम हो जाएगा या देवराय द्वितीय हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी है, हरिहर द्वितीय। ये हरिहर द्वितीय है। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1372 से लेकर के 1407 ईस्वी तक रहा। हरिहर द्वितीय का, हरिहर द्वितीय ने एक उपाधि धारण की जिसको महाराजा धीराज कहते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि हरिहर द्वितीय ने अपनाई थी। और इसी समय हमेशा बहमनियों के बीच में संघर्ष का जो प्रमुख कारण था वो रायचूर दोआब हो जाता है। यानी कि रायचूर जो दोआब का क्षेत्र है, रायचूर दोआब का जो क्षेत्र है, और ये रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य में था। बहमनी और विजयनगरों के बीच में, विजयनगर साम्राज्य के बीच में हमेशा तनाव, हमेशा युद्ध का प्रमुख कारण रहा है यह रायचूर दोआब का क्षेत्र। यानी कि बहमनी से संघर्ष का जो प्रमुख कारण रहा रायचूर दोआब, हमेशा इसी में ये लोग क्या करते थे? उलझे हुए रहते थे। हरिहर द्वितीय जो है, हरिहर द्वितीय की अगर हम लोग बात करें तो हरिहर द्वितीय ने अपने साम्राज्य को काफ़ी विस्तार स्वरूप दिया। इतना ही नहीं, हरिहर द्वितीय ने दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक इसने अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया। और यही वजह था कि यह दक्षिण के सबसे दक्षिणतम बिंदु पर यह पहुंच गया। कहा जाता है कि इसने श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला था। यानी कि ये श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला था इसने। इसका मतलब ये था कि इसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी और अपने शक्तियों को, यानी कि सैन्य शक्तियों को और बढ़ाने के लिए अपनी सेना में तीरंदाजियों की भर्ती करना शुरू कर दिया। तीरंदाजियों की भर्ती किया। तीरंदाजी की भर्ती किया। और इस तीरंदाजी की भर्ती के लिए जो प्रधानमंत्री बनाया गया उसका नाम है साधनाचार्य। उसका नाम है साधनाचार्य। यानी कि हरिहर द्वितीय ने अपने सेना में तीरंदाजी की भर्ती की और तीरंदाजियों को देख रेख करने के लिए, उसको ट्रेनिंग के लिए और उसके बहुत सारे कामों के लिए और कौशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पे साधनाचार्य को यहाँ पर नियुक्त किया गया। एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे। हरिहर द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इसने शिव के विरूपाक्ष रूप का इसने उपासक कहा जाता है। ये शिव के विरूपाक्ष रूप का ये उपासक हो जाते हैं। शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है जिसके वजह से गोवा के साथ साथ ये बेलगांव को भी जीत लेते हैं। प्रश्न यही था, बहमनियों से गोवा को छीना।
हरिहर द्वितीय गोवा और बेलगांव भी जीत लेता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया? गोलकुंडा का युद्ध दो लोगों के बीच होता है, एक कृष्णदेव राय और दूसरी साइड में कुली कुतुब शाह। और ये गोलकुंडा के शासक है, कुतुब शाही वंश का सम्राट है। एक हो जाते हैं कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह है ये। कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के सम्राट हैं और जो कुली कुतुब शाह है कुतुब शाही वंश से बिलोंग करते हैं। और दूसरी साइड में कृष्णदेव राय रहता है, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इस युद्ध में जीत जाता है और कुली कुतुब शाह इसमें हार जाते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये हार जाते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था, इसने वैष्णव धर्म को अपनाया था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, 8 तेलुगु कवि रहते थे जिसको अष्ट दिग्गज कहा जाता है, जिसको अष्ट दिग्गज कहा जाता है। और कृष्णदेव राय के बारे में कहा जाता है इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसको हम लोग आंध्र भोज कहते हैं। यानी कि कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता पूछा जा रहा है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसको कहते हैं? कृषि को कहते हैं। उसी तरीके से विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता थी वह भू राजस्व हो जाता है। भू राजस्व मतलब कहाँ से आता है? यानी कि ये सारे लोग कृषि पर आश्रित रहते हैं, कृषि पर आश्रित रहते हैं, आश्रित है, कृषि पर आश्रित है। विजयनगर साम्राज्य के सम्राट वहाँ से 1/6 भाग कर लिया करता था। भाग जो है यह कर लिया करता था। यहाँ पर शिष्ट कहते हैं, शिष्ट मतलब भूमि कर, शिष्ट मतलब होता है भूमि कर, भूमि कर हो जाता है। यानी कर आय का यह एक प्रमुख स्रोत था शिष्ट। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता है। यहाँ पे 98 यह राजस्व विभाग का नाम है, केंद्रीय राजस्व विभाग का नाम है, जिसको हम लोग 98 यहाँ पर कहते हैं, 98 कहते हैं। इतना ही नहीं, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट जो है वह संपत्ति पर भी टैक्स लगाते थे। यानी कि वो लोग संपत्ति कर भी लेते थे, संपत्ति कर। उसके बाद दुधारू जो पशुएं होती थी, अन्य पशुओं पे चारागाह वगैरह के लिए, पशुओं को चराने के लिए, तो ये लोग चराई कर भी लेते थे, चराई कर भी लेते थे। अगर आप बहुत अच्छा मकान बनाए हैं तो मकानों पर भी कर लगाए जाते थे। वहाँ पर मकानों पर भी कर लगाए जाते थे। यहाँ पर मकानों पर क्या होता था? कर लगाया जाता था। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक भारत आता है। अब्दुल रज्जाक कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 300 बंदरगाह थे, 300 बंदरगाह थे। यह उल्लेख करता है, यह उल्लेख अब्दुल रज्जाक करता है। 300 बंदरगाह का उल्लेख जो है यह अब्दुल रज्जाक करता है, अब्दुल रज्जाक। और अब्दुल रज्जाक एक फारसी यात्री है जो देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था। यहाँ से निर्यात के रूप में, निर्यात स्वरूप देखिएगा तो यहाँ से जो भारत से निर्यात के रूप में जो वस्तुएं जाती थी उसमें हो जाता है कपड़ा, कपड़ा हो जाएगा। चावल का निर्यात तो होता था यहाँ से, चावल का। उसके बाद लोहा का निर्यात होता था, और लोहा के बाद आप देखते हैं सोरा हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, मसाला हो जाएगा। यानी कि सोरा का निर्यात, और सोरा सबसे ज़्यादा उत्पादन बिहार में होता था। सोरा हो जाएगा, चीनी का निर्यात, और ये मसाला का, है ना, मसाला का
यहाँ से निर्यात किया जाता था, यहाँ से निर्यात किया जाता था। कुछ टर्मोलॉजी है उसको देख लीजिए, जैसे अमरम। अमरम की हम लोग बात करें, अमरम आखिर है क्या? क्या विजयनगर के जो सम्राट थे, यानी कि जो भी सेना रहती थी उनके यहाँ विशेष, यानी कि यहाँ पर विशेष सेवाओं के बदले में एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा दिया जाता था ताकि वो लोग उस पर भरण पोषण कर सके। यानी कि विशेष सेवाओं के बदले में उनको भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, जिसको हम लोग अमरम कहते हैं, यहाँ पर अमरम कहते थे। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको रक्त कोडगे कहा जाता है, रक्त कोडगे कहते हैं हम लोग। जैसे युद्ध भूमि में जो सेना मर जाता था, उस मरे हुए परिवार के लोगों को जो भूमि का टुकड़ा दिया जाता था उसको रक्त कोडगे कहा जाता है। यहाँ पर रक्त कोडगे है। एक और भी है जिसको हम लोग कुटगी बोलते हैं, कुटगी का मतलब होता है कि ऐसा किसान जो पट्टे पर कृषि करता हो। यहाँ पर यानी कि किसानों को पट्टे पर दी जाने वाली भूमि को कुटगी कहा जाता है। और एक और भी टर्म है जिसको हम लोग कूदी कहते हैं, कूदी का मतलब होता है कृषि मजदूर। कूदी का मतलब कृषि मजदूर हो जाता है, कृषि मजदूर को कहा जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखा, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है ना? 38 क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? चलिए आंसर हम लोग देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, हम्पी में मिला है। हम्पी वर्तमान में कहाँ पर है? तो हम्पी वर्तमान में यह कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में है। और हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हो जाती है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और इसी हम्पी में ही, यहीं पर ही एक विरूपाक्ष मंदिर है जो पूछा जाता है, यहीं पर एक विरूपाक्ष मंदिर है जो पूछा जाता है। और हम्पी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे हम्पी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 60 से 62 बीपीसी में 2016 में एग्जाम हुआ था, उसी में पूछा गया सवाल। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है किससे? दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था और ये रक्षा विभाग से संबंधित हो जाएगा। इसकी स्थापना बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया, जिसको हम लोग रक्षा विभाग कहते हैं। एक हो जाता है दीवाने रिसालत। विदेश विभाग को दीवाने रिसालत कहा जाता है, दीवान ए रिसालत कहा जाता है, रिसालत। दीवाने रसालत कहिए, दीवाने रिसालत कहिए, दीवाने रसालत विदेश विभाग हो जाता है यहाँ पे। और शाही पत्राचार की अगर बात हम लोग करें यहाँ पे, तो ये शाही पत्राचार जो है यह दीवान इंसा कहलाता था, दीवान ए इंसा कहलाता था, इंसा यहाँ पर। और दीवान ए कुजा न्याय विभाग को कहा जाता है, न्याय विभाग को कहा जाता है, दीवान ए कुजा कहा जाता है। और एक चीज़ और भी है, सदर ए सुदूर धर्म विभाग को कहा जाता है, धर्म विभाग को कहा जाता है, सदर ए सुदूर कहा जाता है। और एक हो जाता है दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत का संबंध वित्त विभाग से है, दीवान ए वजारत जिसको वित्त विभाग कहा जाता है और इसके प्रधान पीएम या वजीर कहा जाता है, जो इसके प्रधान रहते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में, सिंधुदुर्ग में, कोल्हापुर में
या पूना में 56-59 में पूछा गया सवाल है, 2015 में यह सवाल पूछा गया था। तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर इसका ये हो जाएगा, रायगढ़ हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित किया था। रायगढ़ में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित किया था। कहा जाता है कि रायगढ़ में ही 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और राज्याभिषेक महाराष्ट्र के पंडित करने से इनकार कर गए, क्योंकि उनका मानना था कि शिवाजी एक शूद्र हैं और शूद्रों का राज्याभिषेक नहीं होता। इसीलिए महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया। तब शिवाजी ने काशी के पंडितों को बहुत सारा धन संपत्ति दे करके उससे राज्याभिषेक करवाई। और कहा जाता है काशी के पंडित हैं और इनका नाम है यहाँ पर श्री विशेश्वर, जिसको गंगा भट्ट के नाम से भी जानते हैं। श्री विशेश्वर नाम है, विशेश्वर नाम है, जिसको गंगा भट्ट के नाम से भी, गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इनके समय में कि शिवाजी को जितने अपने जीवन में इन्होंने पाप किया था, उन पापों से मुक्ति दिलवाने के लिए 7 बार इनको 7 बार 7 धातुओं से तुला दान करवाया गया। तुला दान हो सकता है वो धातु पूछ दे आपसे, तो 7 धातु हो जाएगा सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टीन, सीसा और क्या हो जाएगा, और एक लोहा हो जाएगा। यही है 7 बार 7 धातुओं से तुला दान करवाया गया शिवाजी से, पापों से छुटकारा पाने के लिए, पापों से मुक्ति के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।